हेलो एस्पिरेंट्स। सो अभी तक हम लोगों ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को देख लिया है, वो ख़त्म हो गया। उसके बाद की हमने सब चीज़ें बात कर ली कि क्या हो रहा था 1940s तक का, चीज़ें क्या हो रही थी। तो आपको पता होना चाहिए कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बाद थोड़ा सा मूवमेंट जो है शांत होता है, थोड़ा सा मूवमेंट एक थमता है। बट पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ बिल्कुल बंद नहीं हुई थी, अभी भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ चालू थी। 1935 से 1942 का पीरियड जो था बहुत ही डायनेमिक पीरियड था। इस पर्टिकुलर पीरियड के बारे में हम थोड़ा सा बात करेंगे, फिर हम लोग क्विट इंडिया मूवमेंट के पास आ जाएंगे। तो समझते हैं हम लोग 1935 में आपको पता होना चाहिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का दूसरा विजिट होता है छत्तीसगढ़ में। तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बता रहा हूँ। अच्छा, पहली बार राजेंद्र प्रसाद जी आए थे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के टाइम छत्तीसगढ़ में, उनका विजिट हुआ था 1920s में। तो सेकेंड टाइम अब देखोगे आप लोग कि जब ये मूवमेंट, अब देखो छत्तीसगढ़ का इंपॉर्टेंस इतना बढ़ता जा रहा है कि अब आपको नेशनल लीडर्स छत्तीसगढ़ में आते हुए दिखेंगे। उन्हीं के बारे में हम बात कर रहे हैं। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ देगा व्हेन व्हेन राजेंद्र प्रसाद विजिटेड छत्तीसगढ़ सेकेंड टाइम। तो ये 1935 के टाइम राजेंद्र प्रसाद का, राजेंद्र, ही वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ का इंडिया, ठीक है, इंडिपेंडेंट इंडिया। राजेंद्र प्रसाद जी का सेकंड विजिट होता है, सेकंड विजिट छत्तीसगढ़ में कब होता है? तो ये दिसंबर 1935 का टाइम होता है। कहाँ आते हैं वो? तो रायपुर में इनका विजिट होता है। कहाँ होता है इनका विजिट? तो रायपुर में ये विजिट करते हैं छत्तीसगढ़ को। रायपुर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के द्वारा ऑर्गेनाइज किए गए एनुअल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने आते हैं वो। अगर क्वेश्चन पूछेगा वो किस लिए आते हैं, तो ही केम छत्तीसगढ़ टू अटेंड द annual conference that was organized by the district council of रायपुर। ठीक है, ये दिखाता है हम लोगों को कि नेशनल लीडर्स छत्तीसगढ़ के लोकल पॉलिटिकल बॉडीज के साथ कितना एक्टिवली एंगेज थे उस टाइम पे। नेक्स्ट कम्स 1935 में एक और बहुत हमारे प्रोमिनेंट लीडर एंड द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, पंडित जवाहरलाल नेहरू आते हैं। लास्ट टाइम जब पंडित जवाहरलाल नेहरू आ रहे थे तो उनको क्या किया गया? जेल डाल दिया गया था, छत्तीसगढ़ में नहीं आ पाए थे वो। बट ये फर्स्ट टाइम छत्तीसगढ़ में, एक बार आने की कोशिश कर चुके थे, ये दूसरी बार था। पंडित जवाहरलाल नेहरू का आना छत्तीसगढ़ में पहली बार होता है। छत्तीसगढ़ में पंडित नेहरू जी आते हैं छत्तीसगढ़ में, फर्स्ट विजिट। कहाँ आए थे ये? तो कब आए थे? तो दिसंबर 1935 में आए थे ये। कहाँ आए थे? तो सब रायपुर ही आए हैं। रायपुर ही हमारा सबसे प्रोमिनेंट जगह था। तो रायपुर आते हैं। यहाँ पे क्या क्यों आते हैं वो? तो रायपुर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ने 6th एनुअल टीचर्स कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की थी। यहाँ पे रायपुर काउंसिल का सिर्फ और सिर्फ एनुअल मीटिंग था, यहाँ पे टीचर्स कॉन्फ्रेंस उन्होंने ऑर्गेनाइज की थी, टीचर्स कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की थी उसी रायपुर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ने। तो उसको अटेंड करने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए छत्तीसगढ़ आए थे। नेशनलिज्म को एजुकेशन एंड इंटेलेक्चुअल कम्युनिटी तक एक्सटेंड करने के लिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप था। इमेजिन करो 1935 में हमारे टॉप नेशनल लीडर्स जैसे राजेंद्र प्रसाद नेहरू जी रायपुर में आके कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रहे थे। ये कितनी बड़ी बात थी उस समय के लिए। आपको आज समझ नहीं आ रहा होगा, बहुत बड़ी बात थी। दे वर द बिग लीडर्स। 1936 में जाते हैं हम लोग। मैं सारे इवेंट कवर कर रहा हूं, आई एम नॉट लीविंग एनी इवेंट जो छत्तीसगढ़ हिस्ट्री में हुआ है, ठीक है। तो 1936 में सेंट्रल प्रोविंस बेरार के साथ मर्ज हो जाता है। आप आखिर में देखोगे आजादी के टाइम सीपी एंड बेरार लिखा होता है। तो बेरार एक्चुअली कहाँ है? तो जैसे ये छत्तीसगढ़ है, ठीक है, ये छत्तीसगढ़, यहाँ ये मध्य प्रदेश है, यहाँ ये हैदराबाद है। तो ये हैदराबाद के साथ ही ये कॉन्स्टिट्युएंसी हुआ करती थी। ये बेरार का जगह है, ये वाला जो जगह है ये बेरार का जगह है। तो इसको आप सेंट्रल प्रोविंस के साथ, ये सीपी था तो सीपी के साथ मर्ज कर दिया गया बेरार को। और ये पहले हैदराबाद के अंदर आता था, प्रिंसली स्टेट के अंदर। तो एक्चुअली ये पहले भी हुआ था 1903 में। हैदराबाद की प्रिंसली स्टेट के अंडर बरार का ये जो हैदराबाद प्रिंसली स्टेट है उसके अंडर आता था, मगर बरार का जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो 1903 में सेंट्रल प्रोविंस के चीफ कमिश्नर को दे दिया गया था। अभी तक वो लीगल सैंक्शन कुछ नहीं हुआ था, बट ऐसा एक बना दिया गया था स्थिति कि वो
हैदराबाद प्रिंसली स्टेट के अंडर था, बट जो बेरार रीजन था स्पेसिफिकली वो सेंट्रल प्रोविंस पे जो चीफ कमिश्नर हुआ करते थे उनके अंडर उसका एडमिनिस्ट्रेशन को दे दिया गया था 1903 पे। बट ऑफिशियल मर्जर कब हुआ? तो 1936 में ऑफिशियल मर्जर हमको देखने को मिलता है। क्यों हुआ? एडमिनिस्ट्रेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए अक्टूबर 24 1936 को बेरार को ऑफिशियली अगर क्वेश्चन में आएगा, अगर क्वेश्चन पूछता है एडमिनिस्ट्रेशन कब उसका ट्रांसफर हुआ तो 1903, बट अगर बोलेगा ऑफिशियली कब इसको सीपी के साथ जोड़ दिया गया तो 1936 में एडमिनिस्ट्रेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए उस प्रोविंस को मर्ज कर दिया गया। इससे हमको नया एक प्रोविंस देखने को मिला, सीपीएन बेरार, सेंट्रल प्रोविंस एंड बेरार। इस टाइम पे जो हमारे बिलासपुर से ई राघवेंद्र राव जो आते हैं उनको 1936 में सेंट्रल प्रोविंस का 1936 में ई राघवेंद्र राव को क्या किया गया? ई राघवेंद्र राव को टेम्पररी गवर्नर अपॉइंट किया गया सीपी और बरार का। बहुत बड़ी बात थी, टेम्पररी गवर्नर अपॉइंट किया गया। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद आपको पता होगा 1935 जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आता है उसमें इलेक्शंस का प्रोविजन होता है और इसके बाद इलेक्शंस होते हैं पूरे भारत देश में। तो 1937 में, फिर 1936 के बाद अगले बार तो 1937 ही आएगा, 38 तो आ नहीं सकता। तो 1937 में यहाँ पे प्रोविंशियल असेंबली इलेक्शंस होते हैं पूरे इंडिया में और वैसे ही छत्तीसगढ़ में भी होते हैं। ठीक है, तो क्या होगा इसमें देखते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत 1937 में, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि किस एक्ट के तहत 1937 का इलेक्शन हुआ था, तो आपको ये भी याद रहना चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 19, ये तो इंडिया जीएस का क्वेश्चन है कि किस एक्ट के अंडर ये प्रोविंशियल इलेक्शंस को करवाए गए थे इंडिया में। तो 1937 का इलेक्शन 1935 के एक्ट के कारण उसी के तहत हुआ था। ये एक्ट इंडिया के प्रोविंस में सेल्फ गवर्नमेंट्स का लिमिटेड स्कोप दे रहा था कि आप अपने जो प्रोविंसेस हैं उनको खुद से क्या कर सकते हो। एक्चुअली क्या हुआ था, बाइकैमरलिज्म था, डायरकी इन प्रोविंस ला दिया गया था 1937। 1935 जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था यहाँ पे डायरकी लाई गई थी प्रोविंसेस में। ठीक है, ऑटोनॉमी दे दी गई थी इनको, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, डायरकी को हटा के प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दे दी गई थी। तो इसमें क्या होता है, फिर इलेक्शंस होते हैं और जब इलेक्शंस होते हैं तो कांग्रेस ने 11 प्रोविंस में से 8 प्रोविंस में मेजोरिटी पाई। पूरे इंडिया में उस टाइम 11 प्रोविंस हुआ करते थे, 8 प्रोविंस में मेजोरिटी पाई और उसमें 6 प्रोविंस में एब्सोल्यूट मेजोरिटी मतलब पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई और 2 ऐसे प्रोविंसेस थे जहां पे उन्होंने गठबंधन की सरकार बनाई। ठीक है, गठबंधन की सरकार मतलब सपोर्ट से सरकार बनाई। ठीक है, ये तो समझ रहे होगे आप लोग। सेंट्रल प्रोविंस में क्या होता है कांग्रेस, तो कांग्रेस ने सेंट्रल प्रोविंस में एब्सोल्यूट मेजोरिटी हासिल की थी और यहां में आपको पता होना चाहिए रायपुर से आपके पंडित रविशंकर शुक्ला जीते थे, बिलासपुर से ई राघवेंद्र राव, दुर्ग से घनश्याम सिंह गुप्ता। बता रहा हूं मैं, ये नाम आपको थोड़े थोड़े याद रहने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है ये सारे के सारे। ठीक है, ई राघवेंद्र राव को याद रखिए, वही हैं जो गवर्नर बने थे आपके पहले टेम्पररी गवर्नर। अब 14 जुलाई 1937 में कैबिनेट फॉर्म होता है, जीत जाते हैं इलेक्शन तो कैबिनेट फॉर्म होगा भाई, चलाने के लिए एक चीफ मिनिस्टर बनेगा, एजुकेशन मिनिस्टर, गवर्नर, फाइनेंस मिनिस्टर, ये सब बनाए जाएंगे। तो उस टाइम जब पहली बार ये इलेक्शन होता है, ये फर्स्ट टाइम कौन बनेगा चीफ मिनिस्टर और सेकंड टाइम कौन बनेगा, तो पहली बार जब इलेक्शन 37 का होगा तो सीएम बनते हैं आपके नारायण भास्कर खरे। ठीक है, और इस टाइम पे एजुकेशन मिनिस्टर, क्वेश्चन में आ चुका है एजुकेशन मिनिस्टर कौन बने थे, तो एजुकेशन मिनिस्टर बनते हैं आपके पंडित रविशंकर शुक्ला। जब एक्चुअली हुआ क्या था, ये जो आपके नारायण भास्कर है वो अभी रिजाइन करेंगे और फिर इसी में आपके दूसरे सीएम भी देखने को मिलेंगे। तो जब पहली बार सीएम बने तो नारायण भास्कर खरे बने, वो एमपी से थे, और ये जो एजुकेशन मिनिस्टर बनते हैं हमारे पंडित रविशंकर शुक्ला बनते हैं आपके एजुकेशन मिनिस्टर। और इसी टाइम फिनेंस मिनिस्टर आपके दुर्ग के घनश्याम सिंह गुप्ता बनते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर बनते हैं घनश्याम सिंह गुप्ता। ये सब लिख के रखिएगा, क्वेश्चन पूछेगा आपको तो पता होना चाहिए। इसके बाद होता क्या है, थोड़ा आगे बढ़ते हैं स्टोरी में हम लोग। और जब ये एजुकेशन मिनिस्टर रहते हैं पंडित रविशंकर शुक्ला तो एक बहुत फेमस स्कीम लाते हैं और वो स्कीम रहती है आपकी विद्या मंदिर स्कीम। तो अगर क्वेश्चन पूछेगा विद्या मंदिर स्कीम कौन लाया था, तो विद्या मंदिर स्कीम आपके
जो थी ये आपके फाइनेंस आपके एजुकेशन मिनिस्टर रहते हुए आपके पंडित रविशंकर शुक्ला लाते हैं। इसका मेन पर्पस होता है कि प्रोविंसेस में इलिटरेसी जो रहती है, जो इलिटरेसी रहती है उसको खत्म करना, इरेडिकेट करना है। साथ में एजुकेशन के थ्रू सेल्फ रिलायंस को प्रमोट करना है, सेल्फ रिलायंस को प्रमोट करना है। तो क्या इलिटरेसी को खत्म करना है और सेल्फ रिलायंस को प्रमोट करना है। समझ रहे हैं आप लोग, सेल्फ रिलायंस को प्रमोट करना है। ये स्कीम हमको शो करता है कि हमारे लीडर सिर्फ पॉलिटिकल फ्रीडम के लिए नहीं बल्कि सोशल एंड एजुकेशनल रिफॉर्म के लिए भी बहुत ज्यादा कमिटेड थे उस टाइम पे। मैं ये बीच बीच में क्यों बोलता हूँ, आप लोगों को थोड़ा समझना चाहिए हम लोगों को एक्चुअल में क्या चीजें। एक तो इतनी दिक्कतें, इतना ब्रिटिश ऑपरेशन सप्रेशन, साथ में हमारे लोग एजुकेशन पे भी सोच रहे हैं। अब होता है 1938 में एक पॉलिटिकल डेवलपमेंट होता है छत्तीसगढ़ में, और वो पॉलिटिकल डेवलपमेंट आपको ये सीपी बरार में क्या देखने को मिलेगा ये समझते हैं। पार्टी के अंदर कुछ पॉलिटिक्स होती है, मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंदर ही कुछ पॉलिटिक्स होती है, कुछ पॉलिटिकल डिफरेंसेस होते हैं, कुछ पॉलिसी डिफरेंसेस होते हैं। उसकी वजह से जो ये राम नारायण भास्कर खरे हैं जो चीफ मिनिस्टर रहते हैं, ये रेजिग्नेशन दे देते हैं। ये कांग्रेस की इंटरनल पॉलिटिक्स थी, अपने को नहीं समझना उतना। अब होता यूं है, नया सीएम की जरूरत है, सीएम जैसे गिरता है तो पूरा सरकार गिर जाता है। नया सीएम चूज किया जाता है यहाँ पे यही पंडित रविशंकर शुक्ला जी को। तो पंडित रविशंकर शुक्ला आपके बन जाते हैं चीफ मिनिस्टर सेंट्रल प्रोविंस एंड बेरार के। इसके बाद आपको पता होना चाहिए इनका फोकस रहता है गांधीयन प्रिंसिपल्स के ऊपर और सोशल रिफॉर्म्स को ये प्रमोट करना चालू करते हैं। इसके बाद इसी पर्टिकुलर टाइम पे आपको पता होना चाहिए फॉर्मेशन, ये यहां तक की स्टोरी खत्म हो गई वहां की, ठीक है। नाउ वी विल टॉक अबाउट फॉर्मेशन ऑफ सेवा दल। क्या है ये सेवा दल? तो फॉर्मेशन ऑफ सेवा दल, ये क्वेश्चन में डायरेक्टली आ जाएगा। तो सेवा दल कहाँ फॉर्म किया था? तो सेवा दल खैरागढ़ में, प्लेस कौन सा था? खैरागढ़। ये भी एक प्रिंसली स्टेट हुआ करता था, खैरागढ़ में हुआ था। क्वेश्चन पूछेगा किसने फाउंड किया था ये सेवा दल को? तो पदुमलाल, पुन्नालाल बख्शी और सुखराम ने। तो फाउंडर कौन थे इसके? पदमलाल, पुन्नालाल बख्शी एंड सुखराम। याद रखिएगा नाम। अच्छा, ये डरना नहीं है, सब नाम याद हो जाएंगे 2-4 रिवीजन में, कोई बहुत बड़ा भारी चीज नहीं है। स्टोरी याद, स्टोरी समझ आ रही है तो नाम याद हो ही जाएंगे। अब ये सेवा दल इन लोग क्यों फॉर्म करते हैं खैरागढ़ में? इनका कहना था कि लोकल लेवल पर वॉलेंटियर्स मतलब कार्यकर्ताओं को ऑर्गेनाइज करने के लिए, नेशनल मूवमेंट के लिए। इसी टाइम पे हमको 2 से 3 जंगल सत्याग्रह देखने को मिलते हैं जो आपको यहाँ दिखेंगे, उसको भी अलग से लिख लेते हैं। मैं इसको यहाँ क्यों पढ़ा रहा हूँ अलग से, एक साथ क्यों नहीं पढ़ाया? आपको पता होना चाहिए सीडीएम में कौन से जंगल सत्याग्रह हुए, एनसीएम में कौन से। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ देगा कि ये जंगल सत्याग्रह किसमें हुआ, दे देगा एनसीएम, सीडीएम, स्वदेशी मूवमेंट और 1938। तो ये आपको पता होना चाहिए कि जंगल सत्याग्रह कुछ इस टाइम पे भी हुए और वो कौन से थे, ठीक है। ये भी हम थोड़ा समझ लेते हैं। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए सबसे पहला एक छुई खदान जंगल सत्याग्रह हुआ। क्या हुआ? छुई खदान। अरे जो मोइला मानपुर चौकी है ना, उसके ऊपर खैरागढ़ छुई खदान गंडई, वही छुई खदान है, राजनांदगांव से टूटा हुआ छुई खदान में हुआ था ये जंगल सत्याग्रह 1938 में। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछेगा हु वाज द लीडर ऑफ दिस पर्टिकुलर जंगल सत्याग्रह। इसको फुल में लिखना आप लोग। तो इसके लीडर हुआ करते थे आपके समारू बरई। ठीक है, कौन लीडर थे इस जंगल सत्याग्रह के? छुई खदान में समारू बरई, ठीक है, समारू बरई। अब हुआ क्या, ये सत्याग्रह क्यों हुआ? छुई खदान जो कि एक प्रिंसली स्टेट था, आपको पता होना चाहिए छुई खदान भी एक प्रिंसली स्टेट हुआ करता था। वहां गवर्नमेंट एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ स्टेट कांग्रेस स्टैब्लिश की गई और लोग वहां पे मोबिलाइज होके उसके विरोध में जंगल सत्याग्रह कर रहे थे। सिंपल सा लॉजिक है। सत्याग्रही जो थे गांधी की तरफ, सॉरी, सत्याग्रही जो थे वो गंडई की तरफ मार्च कर रहे थे। खैरागढ़, छुई खदान, गंडई एक डिस्ट्रिक्ट है, तो छुई खदान में ये चालू हुआ।
लोगों ने क्या किया, लोगों को ब्रिटिश लोग, जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन का उसके खिलाफ गुस्सा था, वो जो सत्याग्रह वहां मोबिलाइज होते हैं, कांग्रेस एसोसिएशन बनाते हैं और गंडई की तरफ मार्च करना शुरू कर देते हैं। बट उन्हें बीच में ही सबको अरेस्ट कर लिया जाता है और धक्का देके छुई खदान वापस भेज दिया जाता है। मेन इंसाइट क्या था यहाँ पे कि प्रिंसली स्टेट भी ब्रिटिश अथॉरिटी के खिलाफ रेजिस्टेंस बढ़ा रहे थे। अब पहले उतना ज्यादा रेजिस्टेंस नहीं होता था, बट अभी आखिर आखिर में ब्रिटिश जो लोग हैं उनके खिलाफ जो प्रिंसली स्टेट है वो भी बहुत ज्यादा प्रेशराइज करेंगे उनको। नेक्स्ट आपको इस टाइम पे एक और देखने को मिलेगा, वो है आपका बद्रा टोला सत्याग्रह, बद्रा टोला जंगल सत्याग्रह। ये आपको डेट दिखेगा 21 जनवरी 1939 के टाइम पे। और इसके भी लीडर आपको पता होना चाहिए, लीडर थे रामधीन गोंड। कौन थे? गोंड पीपल थे, रामधीन गोंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्टियर भी हुए थे, इसलिए आपको पता होना चाहिए। राजनांदगांव स्टेट में ये बद्रा टोला पड़ता है। राजनांदगांव स्टेट में डोंगरगढ़ के पास बद्रा टोला विलेज में स्टेट कांग्रेस वर्कर ने जंगल सत्याग्रह ऑर्गेनाइज किया। ब्रिटिश फोर्सेस ने अनआर्म्ड सत्याग्रहीज पे लाठीचार्ज कर दिया और गोली भी चलाई, जिससे कई लोग इंजर्ड हुए और कैजुअलिटीज भी हुई, कुछ लोग अपनी जान से आंत हो गए। रामधीन गोंड इस इंसिडेंट में मार्टियर हुए, शहीद हो गए। ये जो रामधीन गोंड जो लीडर थे वो इसी इंसिडेंट में, ये गोलीबारी में मार्टियर हो जाते हैं। उनका सेक्रीफाइस हमको आज भी याद है और हम जीवन भर याद रखेंगे। फरवरी 1939 में राजनांदगांव रेलवे स्टेशन पर आगे के एक्शन प्लान पर डिस्कशन किया गया और बहुत सारे कांग्रेसमैन को वहां पे पता चल जाता है उनको कि क्या है कि इसके बाद जब ये पूरे के पूरे लोग जाते हैं रेलवे स्टेशन में, खड़े होके चाय पीते हुए बातचीत कर रहे होते हैं कि क्या हुआ, कैसे आगे इसको अब किया जाए, तो ये ब्रिटिशर्स आते हैं और इन सबको पकड़ के जेल में ले जाते हैं। गांधी जी ने मूवमेंट को सस्पेंड करने का सलाह दिया, इंडिया लेवल पे भेजा वहां से, और सत्याग्रही इसको फिर विड्रॉ कर लेते हैं। तो याद रहना चाहिए, बद्रा टोला सत्याग्रह थोड़ा सा वायलेंट हो गया। गांधी जी ने बोला कि बस बस बंद करो इस सत्याग्रह को, ठीक नहीं जा रहा है ये, और ये सत्याग्रह को विड्रॉ कर लिया गया। ये सत्याग्रह हमको दिखाता है कि ट्राइबल एरिया में रेजिस्टेंस कितना स्ट्रांग हो रहा था उस पर्टिकुलर टाइम में, और ब्रिटिश रिप्रेशन कितना ब्रूटल होता जा रहा था। गोली, लाठीचार्ज तो लाठीचार्ज, गोली भी चलने लगी थी। तो हमने यहां देखा दो अभी बहुत मेजर जंगल सत्याग्रह जो इस टाइम पे हुए। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द 1940s इंडिविजुअल सत्याग्रह। इंडिविजुअल सत्याग्रह बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका भी कॉन्टेक्स्ट में आपको अभी समझाता हूं। पहले तो समझो इंडिविजुअल सत्याग्रह था क्या। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान ब्रिटिश पॉलिसीज के खिलाफ सिंबॉलिक प्रोटेस्ट के रूप में महात्मा गांधी ने इंडिविजुअल सत्याग्रह लॉन्च किया। सिंबॉलिक क्यों बोल रहा हूं मैं? देखो क्या था ना, हम भारतीय थे बट हम ब्रिटिशर्स के अंडर थे, और गांधी जी का कहना था, लोग उस टाइम बोले भी कि यार इन लोग अभी वीक हैं, पूरे ब्रिटिशर्स जो हैं वो लगे हुए वॉर में लड़ाई करने के लिए, तो हम अटैक करते हैं ब्रिटिशर्स के ऊपर और हम जीत जाते हैं। बट गांधी जी का कहना था, जब भाई पीठ पे वार नहीं करेंगे, जीतना है तो सामने से हम जीतेंगे करके। तो उन्होंने कुछ कुछ चीजें मांगी कि ये कर दीजिए ब्रिटिशर्स करके, बट वो नहीं मान रहे थे। तो गांधी जी ने पीसफुली, अब कोई बड़ा मास एजिटेशन ना हो, तमाशा ना हो करके, उन्होंने बोला इंडिविजुअल, अकेले अकेले बैठ के लोग सत्याग्रह करें। तो ये गांधी जी ने ये इंडिविजुअल सत्याग्रह को लॉन्च किया। ब्रिटिशर्स ने इंडियंस को वर्ल्ड वॉर 2 में सपोर्ट करने के लिए, आपको पता होना चाहिए ब्रिटिशर्स के साथ जो मैक्सिमम आर्मी लड़ रही थी वो हम भारतीय थे, हमारे भारतीय जवान ही लड़े थे वर्ल्ड वॉर 2 में, 75-80 हजार। ठीक है, तो ये ब्रिटिशर जो आज मुंह फाड़ते रहते हैं ना, भारत की वजह से लड़ पाए हो तुम भाई, तो उन लोगों ने कहा कि हमारा आप सपोर्ट करिए, बट हम आपको तो हमने बोला कि हमको आप आज़ादी दे दीजिएगा। तो इन्होंने कहा नहीं नहीं, आज़ादी तो हम नहीं दे पाएंगे। तो ये एक्चुअल रीजन था। गांधी जी ने बोला ठीक है हम सपोर्ट करेंगे, आप हमको उसके बाद वार के बाद आज़ादी दे देना। तो इन लोग माने नहीं इस चीज को, तो इंडिविजुअल सत्याग्रह को लॉन्च किया गया। इंडिया लेवल पर अगर क्वेश्चन पूछता है तो आपको पता होना चाहिए, आचार्य विनोबा भावे वाज द फर्स्ट वन हु स्टार्टेड द इंडिविजुअल सत्याग्रह एंड द सेकंड वन वाज पंडित
नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। अब छत्तीसगढ़ में हम समझने की कोशिश करते हैं, तो फर्स्ट सत्याग्रही फ्रॉम छत्तीसगढ़ कहीं पूछेगा इंडिविजुअल सत्याग्रह में, फर्स्ट कौन थे, तो वो पंडित रविशंकर शुक्ला थे। पंडित रविशंकर शुक्ला वॉज द फर्स्ट इंडिविजुअल सत्याग्रही फ्रॉम छत्तीसगढ़। दूसरे बहुत सारे सत्याग्रही थे, शिवदास डागा थे, मूलचंद बागदी थे, वमन राव लाखे थे, महंत लक्ष्मी नारायण दास थे रायपुर से, ठीक है। बिलासपुर से आपके थे राम गोपाल तिवारी, ज्वाला प्रसाद मिश्रा, यदुनंदन श्रीवास्तव। दुर्ग से थे घनश्याम सिंह गुप्ता, रत्नाकर झा, वी.वाई. तामसकर, राम कुमार सिंगरौल। तो ये सारे नाम आपको नोट्स में मिल जाएंगे, मैं यहाँ नाम लिखा के आपको कुछ बता तो पाऊंगा नहीं, नाम पूछते हैं, याद कर लेना वहां से कि कौन सा सत्याग्रही कहाँ था, ठीक है। नोट्स में आपके पीडीएफ में सब चीज अवेलेबल है। व्हाट वाज द स्पेशल इंसिडेंट एट दिस पर्टिकुलर टाइम? बिलासपुर से सत्याग्रही की एक टीम दिल्ली के लिए पैदल निकल जाती है। क्वेश्चन बनता है कि इंडिविजुअल सत्याग्रह के टाइम कौन से डिस्ट्रिक्ट से लोग पैदल दिल्ली के लिए निकल जाते हैं, तो वो आंसर होगा आपका बिलासपुर। अब होता क्या है, इसमें रहते हैं राजा राम साहू और रामेश्वर प्रसाद साहू, ये दो लोग का मेन नाम है। इन दोनों को क्या किया जाता है, 8 अगस्त 1941 में ललितपुर एक जगह है, एक गांव है उत्तर प्रदेश में, वहां से अरेस्ट कर लिया जाता है। ये निकलते हैं छत्तीसगढ़ से पैदल दिल्ली की ओर, कौन, दोनों साहू लोग, राजा राम साहू और रामेश्वर प्रसाद साहू। और इनको जब ये निकलते हैं ललितपुर पहुंचते हैं, तो ललितपुर के पास इनको अरेस्ट कर लिया जाता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। इसी टाइम पे 1940s में आपको पता होना चाहिए, रायपुर में इंडियन नेशनल कांग्रेस का कांग्रेस भवन नया बनता है, कांग्रेस का ऑफिस नया बनता है। वहां हमको पहले होम मिनिस्टर हमारे देश के, जो बहुत ही एक जबरदस्त लीडर हुआ करते थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल का आना होता है। जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड। सो वे वर वी, हाँ, तो मैंने आप लोग, सॉरी फॉर दैट, इट वाज अ कॉल फ्रॉम आवर टेक्निकल टीम। सो यहाँ पे होता क्या है, इसके बाद ये समझना है हमको कि 1940s में रायपुर का कांग्रेस भवन बनता है, और रायपुर का जो कांग्रेस भवन बनता है उसको इनॉग्रेट करने आते हैं आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, तो ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट हमको देखना है, क्रिस्प मिशन आता है। अब होता क्या है कि 1942 का टाइम रहता है, ये वॉर अभी भी चल ही रहा है, और इंडिया में अब देखते हैं थोड़ा लोग अब एजिटेट करने लगे, वॉर लंबा चल रहा है करके। तो यहाँ पे जो स्टैनफोर्ड क्रिस्प रहते हैं, ब्रिटेन में उस टाइम पे मिनिस्टर रहते हैं, उनको भेजा जाता है क्रिस्प का मिशन लेके, ठीक है। इन्हीं के नाम पे ये मिशन रहता है। इसमें होता क्या है, इसमें हमारे ई राघवेंद्र राव का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ई राघवेंद्र राव का बहुत बड़ा रोल है। क्या रोल है, ये हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, तो समझो आप लोग थोड़ा सा। वर्ल्ड वॉर 2 में ब्रिटेन पर इंडिया को फेयर पॉलिटिकल ट्रीटमेंट देने का बहुत प्रेशर बन रहा था। स्टैनफोर्ड के क्रिस्प जो हैं वो मिनिस्टर होते हैं उस टाइम पे ब्रिटेन गवर्नमेंट में, पार्लियामेंट में। वो एक प्रपोजल लेके, उनको एक प्रपोजल दिया गया जिसमें वॉर के बाद इंडिया को डोमिनेंट स्टेटस देने का एक वादा किया गया, एक इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने का वादा किया गया। डोमिनेंट स्टेटस हम लोग होम रूल मूवमेंट 1917 में मांग रहे थे, ठीक है। 1905 में हमने स्वराज मांगा था, और ये 1942 में हमको डोमिनेंट स्टेटस देने की बात कर रहे हैं। 1929 में तो जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर सेशन से बोल दिया है, भैया पूर्ण स्वराज, तो हम काहे लेंगे तुम्हारा डोमिनियन स्टेटस। तो ये एक बहुत पोस्ट डेटेड चेक था, गांधी जी ने बोला इसको, इट इज अ पोस्ट डेटेड चेक, आपने बहुत पुराना डेट लिख के ये चेक को अभी भेजा है, ये तो हम 25 साल पहले मांग चुके हैं चीजों को। दिस वाज व्हाट इट वाज देयर, पोस्ट डेटेड चेक कॉल्ड बाय गांधी जी। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने इसको रिजेक्ट कर दिया, और इसी टाइम पे जो ई राघवेंद्र राव थे वो उस पर्टिकुलर टाइम पे वायसरॉय काउंसिल के एक मेंबर हुआ, और उन्होंने क्रिस्प प्रपोजल के अगेंस्ट काफी आर्ग्यूमेंट किया था। जब ये मीटिंग चल रही थी, उन्होंने इंडिया के लिए इमीडिएट इंडिपेंडेंस की डिमांड की थी वहां पे क्रिस्प के सामने। उनकी स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन ने
क्रिस्प मिशन की फेलियर में एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट काम किया। तो ये आपको समझना, थोड़ा आप डिक्टेशन ले लो, स्टोरी सुनने में तो खूब मजा आता है आप लोगों को, ठीक है। लिखिए 1935 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेकेंड विजिट। इन दिसंबर 1935 at Raipur for Raipur District Council's annual conference. नेक्स्ट लिखिए 1935 पंडित नेहरूज विजिट। इसमें लिखिए at December 1935 at Raipur for 6th annual teachers conference, छठवां एनुअल टीचर्स कॉन्फ्रेंस। नेक्स्ट लिखिए 1936 मर्जर ऑफ बेरार विथ सेंट्रल प्रोविंस। लिखिए इसमें एट दैट टाइम टेम्पररी गवर्नर वाज ई राघवेंद्र। कहाँ थे हम लोग? हाँ नोट्स लिख रहे थे ना हम लोग, ठीक है। इसके बाद लिखिए इसमें फिफ्थ लिखिए 1937 प्रोविंशियल असेंबली इलेक्शन। इसमें लिखिए कांग्रेस वॉन मेजोरिटी इन सेंट्रल प्रोविंस। पंडित रविशंकर शुक्ला ब्रैकेट में लिखिए रायपुर, ई राघवेंद्र राव बिलासपुर, घनश्याम सिंह गुप्ता दुर्ग। ये तीन नाम आपको पता होना चाहिए कौन कौन इलेक्ट होके आए थे, पूछ दिया तो। नेक्स्ट लिखिए 1937 कांग्रेस कैबिनेट फॉर्मेशन में लिखिए फर्स्ट चीफ मिनिस्टर वाज नारायण भास्कर खरे, पंडित रविशंकर शुक्ला वाज एजुकेशन मिनिस्टर एंड घनश्याम सिंह गुप्ता वाज फाइनेंस मिनिस्टर। इसी में नीचे एक पॉइंट लिखो विद्या मंदिर स्कीम, विद्या मंदिर स्कीम लॉन्च्ड बाय पंडित रविशंकर शुक्ला फॉर इलिटरेसी एंड सेल्फ रिलायंस, फॉर इरेडिकेटिंग इलिटरेसी एंड सेल्फ रिलायंस। इसमें नेक्स्ट पॉइंट लिखो 1938 सीएम खरे रिजाइंड एंड रविशंकर शुक्ला, पंडित रविशंकर शुक्ला was made the chief minister of CP and बेरार। नेक्स्ट पॉइंट इसी के अंदर लिखिए सेवा दल was formed in खैरागढ़ by पदमलाल पुन्नालाल बख्शी एंड सुखराम। नेक्स्ट लिखिए 1939 नहीं 1940 लिखिए इंडिविजुअल सत्याग्रह। तो दोनों लिख लिया आप लोगों ने, ये तो आप लोगों ने लिख ही लिया होगा ना, ये दोनों को छुई खदान और इसका ये सब बनाते गए हो ना साथ में। इसके बाद नेक्स्ट ये सब तो फिर हो गया, फिर लिखिए नेक्स्ट इंडिविजुअल 1940 इंडिविजुअल सत्याग्रह। नेक्स्ट पॉइंट फर्स्ट पॉइंट लिखो इसमें इट वाज अ सिंबॉलिक प्रोटेस्ट ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर II अगेंस्ट ब्रिटिश पॉलिसीज, अगेंस्ट ब्रिटिश पॉलिसीज। नेक्स्ट पॉइंट लिखो आचार्य विनोदा भावे was the first individual सत्याग्रही and पंडित जवाहरलाल नेहरू was the second individual सत्याग्रही at national level। next point पंडित रविशंकर शुक्ला was the first individual सत्याग्रही from छत्तीसगढ़, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो इसमें a team from बिलासपुर having राजा राम साहू and रामेश्वर प्रसाद started a march from Bilaspur to Delhi where these both were arrested at Lalitpur, Uttar Pradesh। Next point लिखो 1940 सरदार पटेल्स visit for inauguration of Congress Bhavan in Raipur। Next लिखिए 1942 ई राघवेंद्र राव who was the member of Viceroy Council argued for immediate independence when Crisp proposal came to India। ठीक है, ये हो गया आपका यहाँ तक का, बहुत अच्छे से चीजें हो गई हैं। अब नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे अब हम लोग बढ़ेंगे क्विट इंडिया मूवमेंट की ओर। तो यहाँ पे मैंने पहले से प्रिपेयर कर लिया आप लोग के लिए, कुछ भी छूटे ना करके, ठीक है। समझते हैं थोड़ा तो ऑल राइट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बाद ब्रिटिशर्स ने इंडिया को वर्ल्ड वॉर II में क्या किया, घसीट लिया,
सीधा मैं ऐसे ही बोलूंगा भाई, हमको कोई शौक नहीं था वर्ल्ड वॉर 2 में जाके लड़ने झगड़ने का, हमको घसीट लिया गया, इंडियंस को बिना पूछे, उनके रिसोर्सेस को बिना पूछे यूज किया गया, इससे काफी डिससेटिस्फेक्शन फैल गया हमारे पूरे देश में। और क्रिस मिशन 1942 में जो आया उसमें भी डोमिनियन स्टेटस की बात की गई और हमको कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए था उस पर्टिकुलर टाइम पे। तो इसका भी जो फेलियर रहता है, क्रिस मिशन का फेलियर, वो हम सबको क्या करता है, गुस्सा इतना है जो जो बोलते हैं ना, रही सही कसर को पूरा कर देता है। एक तो पहले तुम घसीट लिया हमको वॉर में, फिर तुम हमारा इंडिविजुअल सत्याग्रह से कोई आउटपुट नहीं, फिर तुम हमको क्रिस मिशन में भी झुंझुना पकड़ाने आ गए हो। तो यहाँ सब ये रही सही कसर है वो भर जाती है हमारी। और अब गांधी जी को आ जाता है गुस्सा। अब गांधी जी को लगा कि ब्रिटिशर्स को इंडिया छोड़ना ही होगा, और गांधी जी ने इसके बाद क्विट इंडिया मूवमेंट को लॉन्च किया। तो होता क्या है, वर्धा में एक प्रपोजल देते हैं गांधी जी। ब्रिटिश रूल से बढ़ती हुई डिससेटिस्फेक्शन के बीच गांधी जी ने प्रपोजल रखा, ब्रिटिशर्स को इंडिया से इमीडिएट विड्रॉ करना होगा, ये गांधी जी कहते हैं। अगर जापान ने, उस टाइम पे जापान जो था वो एक्साइल पावर, उधर पावर था, चल रहे थे इनके मतलब जर्मनी इंडिया, जर्मनी ब्रिटेन, जापान उधर यूएस, ऐसा लड़ाई चल रही थी पूरा, ठीक है। तो जापान म्यांमार तक आ रखा था उस पर्टिकुलर टाइम में। और जब जापान म्यांमार तक आया तो एक एनिमोसिटी बढ़ गई कि अगर जापान इंडिया पे अटैक कर देता है, अगर जापान ने इंडिया पे अटैक किया तो नॉन वायलेंट मास मूवमेंट शुरू हो जाएगा इंडिया में, क्योंकि वहां पे इंडियन नेशनल कांग्रेस भी था और सुभाष चंद्र बोस भी थे वहां पे, इंडियंस भी उनके साथ आ रहे थे। तो एक माहौल गरमाया हुआ था भारत देश में। गांधी जी का एक चैलेंज रहता है, उन्होंने कांग्रेस वर्किंग कमेटी को चैलेंज किया कि अगर उनका प्रपोजल आप एक्सेप्ट नहीं करते हो वर्धा पे, तो वो इंडिपेंडेंटली एक बहुत बड़ा मास मूवमेंट बिना कांग्रेस के नाम के लॉन्च कर देंगे इंडिया में। 14 जुलाई 1942 को वर्धा में एक मीटिंग होती है और इस मीटिंग में इस प्रपोजल जिसको गांधी जी रखते हैं उसको फुल सपोर्ट मिलता है। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी मीटिंग होती है इसके बाद, ये वर्धा प्रपोजल की। और यही ऑल इंडिया कांग्रेस मीटिंग 8 अगस्त 1942 को होती है। और ये मीटिंग होती है आपकी गावली टैंक बॉम्बे में। और आज की ये बहुत बड़ा मैदान है एक, और ये गावली टैंक जो है आज की डेट में इसको अगस्त क्रांति मैदान भी बोलते हैं अगर बॉम्बे आप गए होगे तो। और इस बॉम्बे के गावली टैंक में, ये प्लेस में ऑल इंडिया कांग्रेस की मीटिंग होती है, ठीक है। यहां पर क्विट इंडिया का प्रपोजल, क्विट इंडिया रिजोल्यूशन को पास कर दिया जाता है। 8 अगस्त 1942 को मूवमेंट को ऑफिशियली लॉन्च किया जाता है, जिससे और क्या बोलते हैं, अगस्त रेवोल्यूशन भी बोलते हैं। इस पर्टिकुलर गावली टैंक की मीटिंग पे इंडिया से, छत्तीसगढ़ से भी हमारे काफी सारे रिप्रेजेंटेटिव गए हुए थे। जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, रायपुर से, इस सबको लिखना, क्वेश्चन पूछ देता है रायपुर से कौन गया था, बिलासपुर से कौन गया था, दुर्ग से कौन गया था, ठीक है। तो रायपुर से आपके पंडित रविशंकर शुक्ला, महंत लक्ष्मी नारायण दास, द्वारका प्रसाद मिश्रा, शिवदास डागा। बिलासपुर से आपके बैरिस्टर छेदीलाल, कुंज बिहारी अग्निहोत्री। दुर्ग से वी.वाई. तामस्कर, घनश्याम सिंह गुप्ता, खूबचंद बघेल। ऐसे याद करने की जरूरत नहीं है, पहली बार लिखाया हूं वहां ये। अरे यार ये बिलासपुर और रायपुर का नाम याद रख लो तो मोटा मोटी आपको वहां पे आंसर में टिक हो जाएगा, अलग से याद नहीं करना पड़ेगा। मैं इसीलिए शुरू में पहली क्लास में लिखा दिया था आपको कौन आदमी कहां से बिलोंग करता है। ये वाले क्वेश्चन उसी पन्ने से ही सॉल्व हो जाएंगे, गैस वर्क से ही हो जाएगा, इतना एक एक पॉइंट याद नहीं करना पड़ेगा। मेरा काम है नोट्स देना, तो मैं लिखवा रहा हूं आपको, ठीक है। इसके बाद जैसे ही आपका ये लॉन्च होता है क्या, क्विट इंडिया मूवमेंट, तो गवर्नमेंट जो है ऑपरेशन 0 आवर चालू कर देती है। क्या होता है, जैसे ही क्विट इंडिया रिजोल्यूशन पास होता है, ब्रिटिश अथॉरिटीज ने ओवरनाइट सभी लीडर्स को इंडिया में अरेस्ट कर लिया। गांधी जी, नेहरू जी, पटेल जी और सारे दूसरे प्रोमिनेंट लीडर्स को डिटेन कर लिया गया कि वो कोई मास मूवमेंट नहीं बना पाए। इस मास अरेस्ट से क्या होता है, इस मास अरेस्ट से जो स्पॉन्टेनियस अपराइजिंग शुरू होती है, लोगों में जो गुस्सा आता है, पूरा मूवमेंट लीडरलेस टाइप का हो गया। तो लोगों में गुस्सा आता है कि हमारे लीडर्स को तुमने जेल में डाल लिया, सबको बंधक बना लिया। इससे छत्तीसगढ़ में भी बहुत सारे हमारे जो लोग थे जो आ रहे थे, उन सबको मलकपुर में क्या किया गया, जेल में डाल दिया गया। ये सारे लोग जितने लोग आपको ऊपर नाम दिख रहे हैं ना, इन लोग मलकपुर पहुंचते हैं। मलकपुर एक जगह है, बॉर्डरिंग स्टेट है यूपी और छत्तीसगढ़ का। वहां जैसे ये पहुंचते हैं सबको वहां पकड़ के जेल में डाल देते हैं इन लोग। और इससे ये लीडर के बिना ये मूवमेंट
चालू हो जाता है। अब मलकपुर में एकदम मैं क्लियरली बताता हूँ, 11 अगस्त 1942 का दिन था, इसको डेट भी याद रख लो यार, क्वेश्चन में आ गया तो 11 अगस्त 1942 का दिन था। ठीक है, होता क्या है, कांग्रेस के लीडर्स बॉम्बे से छत्तीसगढ़ वापस आ रहे थे, ये हो गया आपका क्विट इंडिया गावली टैंक वाला। अब उन लोगों को मलकपुर जो सेंट्रल प्रोविंस के बॉर्डर पर पड़ता था, वहां पे इन सबको अरेस्ट कर लिया जाता है। हमारे कुछ लीडर्स जितने ऊपर में है, पंडित रविशंकर शुक्ला और जितने लीडर्स आपको दिख रहे हैं, सबको क्या करते हैं, जेल में डाल देते हैं। इस इंसिडेंट ने लोकल लीडरशिप को डिसरप्ट करने की कोशिश की, बट मूवमेंट हमारा रुका नहीं, मूवमेंट चलता रहा। अब कुछ नए नेम देखने को मिलेंगे हम लोग को, क्योंकि मूवमेंट को देश में चलाना था। तो उसी टाइम पे रायपुर में आपको, इसको जैसे मैं लिखा हूं वैसे ही लिखना, की एक्टिविटीज इन छत्तीसगढ़ द टाइम ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट। तो रायपुर में क्या होता है, जब सब जेल में रहते हैं मलकपुर में, तो यहाँ पे ह्यूज प्रोसेशन, एक धरना देने निकलते हैं लोग 9 अगस्त 1942 को। अब दिस पर्टिकुलर मूवमेंट वाज लेड बाय तीरथ नाथ तिवारी। यहाँ पे ये एक मीटिंग बुलाते हैं, और इस मीटिंग में क्या होता है, गांधी चौक में ये मीटिंग बुलाते हैं, और इसके मेंबर होते हैं कमल नारायण शर्मा, रणवीर सिंह शास्त्री, जय नारायण पांडे, और यहाँ पे डिप्टी कमिश्नर होते हैं आर के पाटिल उस टाइम पे। ठीक है, इसकी ह्यूज प्रोसेशन को फिर शांत करा दिया जाता है। इसके बाद एक स्टूडेंट प्रोसेशन रायपुर में होता है, उस स्टूडेंट प्रोसेशन के बारे में आपको पता होना चाहिए। 10 अगस्त 1942 को स्टूडेंट ऑफ छत्तीसगढ़ कॉलेज, क्वेश्चन आएगा तो कहाँ के, छत्तीसगढ़ कॉलेज के स्टूडेंट्स स्ट्राइक ऑर्गेनाइज करते हैं, बंद का आह्वान करते हैं। इसके लीडर होते हैं रणवीर सिंह शास्त्री, और एंड ही वाज सपोर्टेड बाय ठाकुर रामकृष्ण सिंह। ठीक है, दीज बोथ पीपल वर डिटेन्ड बाय द पुलिस, जेल में डाल दिया जाता है इन दोनों लोगों को, आपको पता होना चाहिए। तो फिर से समझते हैं थोड़ा सा क्यों हुआ, क्या हुआ। ये 9 अगस्त वाला बोलोगे कि क्यों हो गया, अभी तक तो हमारे छत्तीसगढ़ के लोग अरेस्ट नहीं हुए। तो एक्चुअली 9 अगस्त 1942 को गांधी जी के जैसे ही अरेस्ट का न्यूज आता है, रायपुर में सारे शॉपकीपर्स ने प्रोटेस्ट करने के लिए अपने शॉप के शटर को गिरा दिया, शॉप बंद कर दिया। स्कूल्स और कॉलेज ने भी अपने अपने कॉलेज और स्कूल को उस दिन के लिए बंद कर दिया। और इसी टाइम पे तीरथनाथ तिवारी ने गांधी चौक पर क्या किया था, ये ह्यूज प्रोसेशन किया था। ठीक है, लोगों को मूवमेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए इन्होंने ये प्रोसेशन किया था। 10 अगस्त 1942 को, 10 अगस्त 1942 को क्या होता है, छत्तीसगढ़ कॉलेज के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करते हैं, जिन्होंने मूवमेंट में क्रूशियल रोल प्ले किया। रणवीर सिंह शास्त्री ने एक लार्ज स्टूडेंट प्रोसेशन लीड किया, एंटी ब्रिटिश स्लोगन्स लगाए गए इसमें, ब्रिटिश मुर्दाबाद, ब्रिटिशर्स मुर्दाबाद टाइप के, और ये मूवमेंट में आपको इन दोनों को जेल में डाल दिया गया। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, थोड़ा सा और स्टोरी आगे बढ़ती है। इसके बाद ये जो दोनों के दोनों हैं इनको जेल में डालते हैं, उसके बाद फिर रणवीर सिंह शास्त्री को फिर जेल से छोड़ दिया जाता है। फिर रणवीर सिंह शास्त्री निकलते हैं, रणवीर सिंह शास्त्री बाहर निकलते हैं, और ये क्या करते हैं, रणवीर सिंह शास्त्री ठाकुर सच्चिदानंद ठाकुर के साथ एक एक्ट ऑफ सैबोटेज करते हैं। एक्ट ऑफ सैबोटेज मतलब क्या होता है, इसमें इन लोग क्या करते हैं, इन लोग जाते हैं और इन लोग टेलीफोन्स वायर काट देते हैं ब्रिटिशर्स के, इन लोग जाके रेलवे ट्रैक को उखाड़ देते हैं, ताकि ब्रिटिशर्स कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्ट ना कर पाए, उनका पूरा डिसरप्शन हो जाए। अगर किसी को पुलिस भेजनी है तो ट्रेन से भेजेंगे, फोन में बात करना हो तो फोन के वायर काट दिए। तो किसके साथ, ठाकुर सच्चिदानंद के साथ रणवीर सिंह शास्त्री जेल से निकलने के बाद ये काम करते हैं, एक्ट ऑफ सैबोटेज, और फिर इन दोनों को पकड़ के जेल भेज दिया जाता है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए इतनी चीजें। इसके बाद द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग वाज अगरदूत मैगजीन। अगरदूत एक न्यूज़पेपर रहता है, ये स्क्रीन पे लिखा है ना आपके। अगरदूत न्यूज़पेपर ने क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स को फैलाने में बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई। ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछेगा इसमें कि अगरदूत न्यूज़पेपर किसने पब्लिश किया, तो केशव प्रसाद वर्मा एंड स्वराज प्रसाद द्विवेदी। कौन से ईयर में स्टैब्लिश हुआ, ये भी आ सकता है, 1942 में ये पेपर स्टैब्लिश होता है।
और इसका सिग्निफिकेंस यही है कि क्विट इंडिया मूवमेंट में इसका बहुत वाइटल रोल रहता है। अब होता क्या है, सितंबर 1942 में पुलिस ने इनके एडिटर केशव प्रसाद वर्मा को रेसिडेंस में जाके छापा मार दिया, रेड कर दिया। इसके बावजूद भी ये पेपर अग्रदूत पेपर चलता रहा, निकलता रहा, पब्लिश होता रहा, और इसका मेन इनसाइट था अंडरग्राउंड प्रेस इंफॉर्मेशन स्प्रेड करना। ठीक है, दिस इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, जस्ट अ सेकेंड, अब हम लोग समझते हैं थोड़ा सा कि क्या होता है, कब कब कहाँ कहाँ होता है। ठीक है, तो दुर्ग में क्या होता है, बिलासपुर में क्या होता है, हम लोग ये देखेंगे अभी। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं बिलासपुर में क्या होता है। क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम बिलासपुर में क्या होता है। अरेस्ट होता है पहले तो। ठीक है, फिर इसके बाद एक बार हम लोगों को जगोवा भागे के बारे में पढ़ना है, और दूसरा आईजी जट्ठार। ये तीन इंसिडेंट हैं हमारे। ठीक है, तो समझते हैं अब थोड़ा। 10 अगस्त 1942 में राम गोपाल तिवारी, अमर सिंह सहगल, इन सब जैसे बहुत सारे लीडर, नाम मत याद रखो, मैं नाम बोलता हूँ तो उसको एकदम जो मैं लिखाता हूँ उसी को याद रखना, इन सबको बिलासपुर में अरेस्ट कर लिया जाता है। अब होता गया 15 अगस्त 1942 का टाइम होता है, पुलिस ने प्रोटेस्ट गैदरिंग पे, जो प्रोटेस्टर गैदर्ड रहते हैं वहां पे, उनके ऊपर लाठी चार्ज कर दिया। जिससे, जिस पर्टिकुलर पूरे प्रोटेस्ट को लीड कौन कर रहे थे, तो लीड कर रहे थे कालीचरण, कालीचरण, और उनको अरेस्ट कर लिया। राजकिशोर वर्मा ने कालीचरण के अरेस्ट के बाद लीडरशिप संभाली। तो आपको यहां पता होना चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पे कालीचरण को उन्होंने क्या कर दिया, अरेस्ट कर लिया। इसके बाद राजकिशोर वर्मा, राजकिशोर वर्मा क्या बनते हैं, राजकिशोर वर्मा इसके बाद इस पर्टिकुलर मूवमेंट का लीडरशिप को संभालते हैं। स्टूडेंट्स ने मैसिव प्रोटेस्ट, मैसिव प्रोसेशन, मैसिव प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया वहां पे बिलासपुर में, और इंडिया के कंप्लीट इंडिपेंडेंस की डिमांड को बहुत मजबूती से ब्रिटिशर्स के सामने रखा। इसी के बाद आपको पता होना चाहिए कि 22 अगस्त 1942 में सेक्शन 144 लगा दिया गया पूरे के पूरे इलाके में, जहां पे कहीं भी पब्लिक गैदरिंग नहीं हो सकती, 4 से ज्यादा लोग कहीं खड़े नहीं हो सकते। तो इसके लिए क्या किया, धारा 144 लगा दी। इसके बावजूद क्या होता है, वहां पे स्टूडेंट्स कंटिन्यूअसली प्रोटेस्ट करते रहते हैं, जिससे पुलिस लाठीचार्ज करती है, और जगहोवा बाग ने डिस्ट्रिक्ट ऑफिस बिल्डिंग पर ट्राई कलर फ्लैग वहां पे कर दिया। तो यहाँ पे क्या हुआ, स्टूडेंट प्रोसेशन लीडर रहते हैं ये, धारा 144 लगा रहता है, फिर भी ये क्या करते हैं, एक 15 अगस्त को यहाँ स्टूडेंट प्रोसेशन होता है, और 22 अगस्त, डेट याद रखना, 1942 में ये जगोआ भाग जो हैं आपके, जगोआ बाग, ही होस्टेड ट्राई कलर फ्लैग एट बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफिस बिल्डिंग। ठीक है, दिस इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली, दिस इज व्हाट यू हैव टू नो। ठीक है, यहाँ पे फिर नेक्स्ट आपका कोई इंसिडेंट है क्या, तो जी हाँ, यहाँ पे एक और इंसिडेंट भी आपको देखने को मिलेगा, बता रहा हूँ मैं आपको। तो ये देख लीजिए आप लोग, ये इंसिडेंट है आपका आईजी जट्ठार। आईजी क्या होते थे, ये पुलिस के आईजी थे, और ये जट्टार साहब इनका नाम हुआ करता था। तो पॉलिटिकल प्रिजनर्स ने जेल में मैट्रेसेस के ऊपर, जो तकिया होता है, गद्दे होते हैं, आईजी जट्ठार जो थे वो एक बार बिलासपुर के सेंट्रल जेल को विजिट करते हैं इसी टाइम पे। तो जब लोगों को वहाँ प्रिजनर्स, जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हमारे रहते हैं, उनको पता चलता है कि आईजी आ रहा है, बहुत बड़ा पोस्ट होता है आईजी, तो वो जब आ रहा है तो इन लोग क्या करते हैं, तकिया जो होता है,
और जो आपके बेडशीट होते हैं उस पे वंदे मातरम क्या लिख देते हैं, वंदे मातरम लिख के जब IG-18 क्रॉस कर रहे होते हैं जेल से इन लोग तकिया को कोई चादर को ऐसे वंदे मातरम लिखा हुआ उसको दिखाते हैं। तो ये एक आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज था। इसमें भूरेलाल को और गणेश प्रसाद को ये एक्ट के लिए काफी धन धनाधन धन भी कर देते हैं इन लोग, लाठी वाठी मार देते हैं ब्रिटिशर्स लोग, ठीक है। तो इंस्पेक्शन के लिए आते हैं अगस्त ऑफ 1942 में सेंट्रल जेल में और बिलासपुर में, सब बिलासपुर में हो रहा है, ठीक है। इंस्पेक्शन बाय IG-Jattar and he was welcomed at jail by कुशन मैट्रेस ये सब में, ठीक है। और गांधी जी की जय ऐसे नारे लगा रहे थे उन लोग, कैप वैप में लिख दिए थे, तो ये इस टाइप का माहौल थोड़ा सा हो गया था, आपको ये पता होना चाहिए ना। इसी टाइम पे क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पे दुर्ग में क्या होता है ये थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। तो दुर्ग में आप लोगों को मैं 3 इंसिडेंट बता रहा हूँ। एक मेन अरेस्ट, तो अरेस्ट होता है यहाँ पे VY तामस्कर का, नहीं याद रखो 9 अगस्त को इनका अरेस्ट हो जाता है यहाँ, ठीक है। किसका, VY तामस्कर का। जस्ट अ सेकेंड, देयर इज टेक्निकल इशू। तो होता क्या है इसको मैं थोड़ा बताता हूँ। 9 अगस्त को VY तामस्कर को क्यों अरेस्ट किया गया, तो एक्चुअली होता क्या है, होता यूं है कि 9 अगस्त को दुर्ग डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को इलीगल डिक्लेयर कर दिया जाता है ब्रिटिशर्स के द्वारा, ठीक है। इस पर्टिकुलर टाइम में मोहनलाल वाटलीवाल, रत्नाकर झा, बहुत सारे लोग होते हैं, इन सबको अरेस्ट कर लेते हैं जितने दुर्ग के आपके लीडर्स होते हैं। इस अरेस्ट के अगेंस्ट दुर्ग में स्ट्राइक होती है और उस स्ट्राइक में लीड कर रहे होते हैं VY तामस्कर, और इनको फिर उठा के, अच्छा ये एक्चुअल में आपको पता होना चाहिए, VY तामस्कर को डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बेमेतरा में अरेस्ट किया गया था, ठीक है। बेमेतरा भी दुर्ग के अंदर ही आता था, तो बेमेतरा के डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में जब ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं, जब दुर्ग के सारे लीडर्स को जो शहर में दुर्ग में रह रहे थे उनको जेल में डाल दिया जाता है, तब इनको भी उठा के ले जाया जाता है। ये आपको एक याद रहना चाहिए इस क्विट इंडिया मूवमेंट पे। सेकंड आपको याद रहना चाहिए इसमें कि फायर का कुछ इंसिडेंट है 2 जगह। अब होता क्या है ये समझते हैं हम लोग। तो दुर्ग कोर्ट में एक बार फायर होता है और एक बार नगर पालिका भवन में, नगर पालिका भवन में क्या होता है, क्यों होता है, ये देखते हैं हम लोग। इसमें 28 अगस्त 1942 में होता है और यहाँ होता है आपका 5 सितंबर 1942 में, ठीक है। अब होता क्या है थोड़ा समझो आप लोग। तो रघुनंदन प्रसाद सिंगरौल और मोतीलाल श्रीवास्तव, उन दोनों ने मिलकर टेलीफोन्स के वायर को दुर्ग में जो था उसको डिस्ट्रिक्ट, जो दुर्ग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट था वहां आग लगा देते हैं उन लोग जाके, और टेलीफोन के वायर जो कलेक्ट्रेट में आ रहे होते हैं कहीं रास्ते रास्ते में सब जगह काट देते हैं। तो ये 2 नाम आपको पता होने चाहिए, रघुनंदन सिंगरौल, ये इंपॉर्टेंट है, एंड ही वॉज हेल्प्ड बाय मोतीलाल श्रीवास्तव। क्या किया इन्होंने, एक तो इन्होंने फायर लगा दिया दुर्ग कोर्ट में और दूसरा काम किया टेलीफोन वायर काट दिया, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आपको पता होना चाहिए कि पाटन में भी उस टाइम पे डेमोन्स्ट्रेशन चल रहे थे, और ये नगर पालिका भवन में इन्होंने क्या किया, म्युनिसिपल बिल्डिंग में भी इन्होंने तमाशा आग वाग लगाई, यहाँ पे टेलीफोन टेलीफोन काटे, तो ये भी रघुनंदन सिंगरौल ही थे, ठीक है। और इसमें इनको हेल्प किया था जसवंत ठाकुर ने, जसवंत ठाकुर, ये भी पता होना चाहिए आपको। और इसके साथ साथ आपको एक और चीज पता होना चाहिए कि यहाँ पे खूबचंद बघेल जो थे उनकी वाइफ जो है उनको 6 महीने के लिए जेल में डाल दिया गया था। वाइफ ऑफ खूबचंद, वाइफ थी याद रखना, खूबचंद बघेल जी को नहीं किया गया था, जेल्ड फॉर 6 मंथ्स, ठीक है।
ये हो गया आपका। इसके बाद ये मूवमेंट जो है जांजगीर चांपा में भी चल रहा था, और जांजगीर चांपा में बैरिस्टर छेदीलाल जो हुआ करते थे, उन्होंने पब्लिक अवेयरनेस बढ़ाने के लिए काफी एफर्ट्स किए। जांजगीर के गवर्नमेंट बिल्डिंग के ऊपर उन्होंने ट्राई कलर फ्लैग लगाया। योग निधि ने इस पर्टिकुलर मूवमेंट को लीड किया था, ये आपको पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? योग निधि ने इसको लीड किया था। तो यहां लिख लो जांजगीर चांपा, और इसमें लिखिएगा योग निधि, योग निधि led this movement and hoisted tricolor flag इन जांजगीर चांपा। तो ये क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम जांजगीर चांपा में ये चीजें चल रही थी। ठीक है। अब शिवरी नारायण में क्या हो रहा था? तो शिवरी नारायण में भी रूरल जो फार्मर्स थे, लेबर्स थे, वहां मास प्रोसेशन निकाल रहे थे, ऑर्गेनाइज कर रहे थे। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसी टाइम पे आपको ये भी पता होना चाहिए कि नागपुर में 9 सितंबर 1942 को ठाकुर प्यारेलाल सिंह के जो सन थे, जो ठाकुर प्यारेलाल सिंह के बेटे थे, रामकृष्ण सिंह, उनका नाम था रामकृष्ण सिंह, और उनके साथ वल्लभ दास गुप्ता, जो नागपुर हाई कोर्ट पर ट्राई कलर फ्लैग हॉइस्ट कर देते हैं, इन दोनों को अरेस्ट कर लिया जाता है। दोनों के दोनों जो आपके ठाकुर प्यारेलाल के बेटे थे रामकृष्ण सिंह, और वो उनके दोस्त थे वल्लभ दास गुप्ता, ये दोनों लॉ कॉलेज में नागपुर में उस टाइम लॉ की पढ़ाई कर रहे थे। और ये दोनों क्या करते हैं? दोनों निकलते हैं और दोनों जाके फ्लैग होइस्ट कर देते हैं जो नागपुर का हाई कोर्ट होता है इसके ऊपर। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। नाउ राइट सम ऑफ द डिक्टेशन अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग्स। तो लिखिए क्विट इंडिया मूवमेंट 1942। इसमें लिखिए फर्स्ट पॉइंट, इट वाज लॉन्च्ड एट 8 अगस्त 1942 एट गावली टैंक बॉम्बे। ठीक है। वैसे तो मैंने ऊपर नोट्स पूरे लिखवा दिए हैं आप लोग को, वो भी आपको चलेगा। चार्ट बनाया है हमने, उसमें भी सब है, मैं लिखवा रहा हूँ उसमें भी है। जिसको जैसे अच्छा लगता है वैसे कर सकता है। ये पूरा लिखा है मैंने, वही बताऊंगा मैं चीजें। उसके बाद पीडीएफ भी है आपके पास। मेरा ये मानना है कि हर जगह से आपको चीजें मिल जाए। लिखिए इसमें नेक्स्ट पॉइंट, द प्रपोजल ऑफ गांधीज इन वर्धा फॉर इमीडिएट ब्रिटिश विड्रॉल led to quit India movement। नेक्स्ट पॉइंट, पंडित रविशंकर शुक्ला, ये सब नाम मैं नहीं लिखा रहा हूँ, बस लिख लीजिए। पीपल लीडर्स फ्रॉम छत्तीसगढ़ अटेंडेड द क्विट दिस गावली टैंक्स इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन। वो लीडर्स के नाम पूरे ऊपर है, याद जरूर करिएगा आप लोग। ठीक है इसमें। और इसके बाद फिर सारे इंसिडेंट मैंने ऊपर लिखा दिए, वो आप लोगों ने लिख लिए हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट कुछ बचा है क्या? लेट मी सी, कुछ बचा हो तो उसको भी खत्म कर लेते हैं। चलो अब नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ये क्लास बहुत लंबी हो जाएगी वरना आप लोग के लिए। बस अब इंडिपेंडेंस ही बचा है। 26 जनवरी 1946 पढ़ना है एक बार, और उसके बाद 15 अगस्त, ये खत्म। उसके बाद हम लोग 2 या 3 क्लास और रहेंगी। ट्राइबल रिवॉल्ट्स एक साथ देख लेंगे हम लोग, थोड़े से जमींदार, और कुछ कुछ चीजें जो बची हैं उनको कंसोलिडेट करके हिस्ट्री इज डन नाउ फिर। ठीक है। सो आई होप सो कि चीजें बहुत अच्छे से समझ आ रही हैं आप लोग को। आखिरी के कुछ क्लासेस में लग रहा होगा नेम्स फैक्ट्स डेट्स हैं, बट क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं, क्वेश्चन यहीं से आते हैं। आपको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। कोई दिक्कत आता है तो डू कॉल मी, वी विल डिस्कस दैट पर्टिकुलर थिंग्स। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन कीप स्टडिंग, कीप रिवाइजिंग, बी हैप्पी, हंसते रहो, कीप स्माइलिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग द क्लासेस गाइस।